नमस्कार दोस्तों, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय आपराधिक षड्यंत्र। इसको धारा 120 ए के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। जब दो व्यक्ति या दो से अधिक कोई अवैध कार्य करने के लिए अथवा कोई वैध कार्य करने के लिए अवैध साधनों द्वारा सहमत होते हैं, तब वह सहमति आपराधिक षड्यंत्र है। और ऐसे आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का किया जाना दंडनीय बनाता है। इसके परंतु को मैं इस करार को, एग्रीमेंट को, सहमति को, स्वीकृति को एक्सप्लेन किया है। यहाँ दो स्थितियां हैं और दोनों में बारीकी अंतर है। किसी अपराध को करने की सहमति बातचीत, दूसरा कोई कार्य करने की सहमति जो अपराध नहीं है। पहली स्थिति कि किसी अपराध को करने की स्वीकृति दी जाती है, योजना बनाई जाती है, कोई ड्राफ्ट किया जाता है, तो यहाँ केवल सहमति यानी करार ही दंडनीय है। इसके लिए किसी पक्षकार उस योजना के किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। दूसरी स्थिति में यहाँ हम करार करते हैं, बात करते हैं और सहमत होते हैं किसी ऐसे कार्य के लिए जो अपने आप में अपराध नहीं है, परंतु उन अवैध साधनों का प्रयोग करते हैं। उस वैध कार्य को करने के लिए इल्लीगल मीन्स का यूज करते हैं, तब वह अपराध बन जाता है। और ऐसे अपराध के लिए किसी एक व्यक्ति या उस योजना के सभी पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा किसी न किसी कार्य का किया जाना आवश्यक है। यानी उस कंसेंट, उस करार के अलावा कोई न कोई कार्य किया जाए, तभी वो दंडनीय हो सकता है। यहाँ बारीकी भेद किया गया है। दोनों बातों में थोड़ा अंतर है, लेकिन इसमें मूल तत्व जो है कॉम्बिनेशन है, मेल है, दिमागी स्थिति का मिलान है और उस आशय और मिलान को पूर्व योजना के अंतर्गत कोई षड्यंत्र हो सकता है या मिलान मौके पर हो सकता है। ऐसी स्थिति में योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि ऐसे अपराधों के लिए दिमाग का मिलान होना जरूरी है। ऐसे अपराधों का प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलता है, डायरेक्ट एविडेंस पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे षड्यंत्र हमेशा अंधेरों में रचे जाते हैं या पर्दों के पीछे रचे जाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन ऐसे साक्ष्य का अनुमान लगाया जा सकता है
अभियुक्त के व्यवहार से उसका अनुमान हो सकता है, उन परिस्थितियों का अनुमान हो सकता है और उन परिस्थितियों के माध्यम से हम ऐसे अपराध को साबित कर सकते हैं, ऐसे करार को हम साबित कर सकते हैं। परमहंस यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मत व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्यक्ष साक्ष्य का पाया जाना कठिन है, परंतु ऐसे अपराधों को सिद्ध करने के लिए उस अपराध के आसपास की परिस्थितियां यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य से हम पूरे अपराध को साबित कर सकते हैं, पूरे षड्यंत्र का खुलासा कर सकते हैं। लेकिन उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिंक की चेन टूटनी नहीं चाहिए, वो चेन की कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, तभी ऐसे अपराधियों को ऐसे षड्यंत्र के माध्यम से दंडनीय कराया जा सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद बनाम नारायण राव के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मत व्यक्त किया गया कि करार, एग्रीमेंट, समझौता इस षड्यंत्र का मूल तत्व है और ऐसे मूल तत्व का प्रत्यक्ष साक्ष्य यदा कदा ही उपलब्ध होता है। ऐसे अपराध की घटना के पूर्व यानी घटना होने से पहले की परिस्थितियां और अपराध होने के बाद की परिस्थितियों से हम ऐसे अपराध को सिद्ध कर सकते हैं, हमें साबित कर सकते हैं कि उनकी मंशा पूर्व और बाद में उनके व्यवहार से क्या थी। और ऐसा परिस्थितियां से ये स्पष्ट दर्शाया जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों के अनुसरण में यानी उन परिस्थितियों के करार के अग्रसर में ही ऐसे अपराध किए गए। परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, परिस्थितियां बताती हैं। तो 120B के किसी अपराध को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, यहां मात्र ऐसी परिस्थितियों की आवश्यकता है, अभियुक्तों के व्यवहार, अभियुक्तों के कार्य और इसमें मूल बात उनके करार को साबित करने की आवश्यकता है। ऐसा आपराधिक षड्यंत्र अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो उसकी सजा 120B के अंतर्गत ऐसा षड्यंत्र यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल के कारावास या उससे अधिक के कारावास में कोई व्यक्ति अपराध में शामिल हुआ है, उस षड्यंत्र में शरीक हुआ है, तब उस अपराध की सजा उसके दुष्प्रेरण के अपराध के समान होगी। इससे भिन्न सजा अधिकतम 6 माह या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। धन्यवाद।